हेलो गाइस। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आज हम बाकी कंपनीज के फर्म के एलएलपी लोकल अथॉरिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट के बारे में बात करेंगे। फर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी के टैक्स रेट होते हैं 30%। की डायरेक्ट इनकम पे टैक्स लगता है, कोई स्लैब नहीं होता। सरचार्जेस एप्लीकेबल 12%। सरचार्जेस 12% लगता है जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो। और हेल्थ एंड एजुकेशन फीस तो 4% रहता है, ये टैक्स प्लस सरचार्जेस अगर सरचार्जेस इंक्लूड है तो, वरना 6 लगेगा डायरेक्ट। टैक्स रेट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम होती है, जैसे कोई सोसाइटी बनी होती है उनकी भी इनकम होती है जो वो अपनी सोसाइटी में यूज करते हैं। इनकी टोटल इनकम अगर 10,000 तक है तो 10% का टैक्स, 10 से 20 है तो 20%, और 20 से ज्यादा है तो 30% का टैक्स लगता है। इन पे चार्जेस लगता है 7% अगर उनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है तो 7%। और 12% लगेगा अगर टोटल इनकम उनकी 10 करोड़ है। और हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऑफ टैक्स हमेशा रहता ही है। फिर आता है हमारा मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल रिलीफ के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था कि यानी कि जब हमें थोड़ी सी इनकम ज्यादा होती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारा टैक्स भरना पड़ता है, तो उनके डिफरेंस का यानी कि हम जो जिस नॉर्मल इनकम है उस पे और जो जितनी इनकम ज्यादा आ रही है उनको ऐड करके अगर हम वो पे कर दें तो जो हमारे टैक्स और उसका डिफरेंस आता है वही हमारी मार्जिन रिलीफ होता है। तो इसकी थ्योरीज में देखते हैं। मार्जिन रिलीफ इज एप्लीकेबल फॉर ऑल एसएससीज वेयर सरचार्जेस इज एप्लीकेबल। यानी कि ये उन सब एसएससीज के लिए होता है, यानी एसएससी जो टैक्स पे करते हैं उनके लिए, या कोई भी इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी उनको चार्जेस पे करने हैं उनके लिए होता है जहां सरचार्जेस यूज होता है। अगर सरचार्जेस यूज नहीं है तो मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं आता। यू हैव टू चेक मार्जिन रिलीफ व्हेन टोटल इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख, 1 करोड़ एंड 10 करोड़। इंडिविजुअल एओपी बीओआई और एपीजी, यानी कि जब जो मार्जिन रिलीफ मिलता है जब टोटल इनकम 50 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा हो इन केस ऑफ इंडिविजुअल एओपी बीओआई और एपीजी। और 1 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा हो कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। और 1 करोड़ से ज्यादा हो फर्म एलएलपी एंड अथॉरिटी के केस में, यहाँ मार्जिन रिलीफ का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब आगे आता है एग्रीकल्चर इनकम। जैसे हमें पता है कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, और एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसमें भी सरकार कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत टैक्स हमें निकाल लेती है। वो हम देखेंगे कि किस तरीके से सरकार टैक्स कैलकुलेट कर ले, एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स कैलकुलेट कर लेती है। देखो एग्रीकल्चर इनकम इज फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया शैल बी एग्जेम्प्ट नॉट टैक्सेबल ड्यू टू सेक्शन 10 क्लॉज 1। क्लॉज इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पहली वीडियो में बात की थी कि इनकम टैक्स एक्ट में तीन तीन सेक्शन ऐसे हैं जिनमें क्लॉज पढ़ना है, क्योंकि उनमें कोई सबसेक्शन नहीं है। एक 2, 10 और एक 47, 48 के है, वो अच्छे से याद नहीं है मुझे भी। लेकिन तीन सेक्शन ऐसे हैं जिसमें क्लॉज पढ़ना है। तो सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंडर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता है। और एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एग्रीकल्चर इनकम कहाँ से होती है? एग्रीकल्चर लैंड से। यानी कोई ऐसी लैंड पे अगर कोई एग्रीकल्चर करी जा रही है, कोई खेती की जा रही है, तो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। एग्जाम कुछ एग्जांपल है, जैसे किसान है वो प्रोड्यूस करके ग्रो और सेल करता है, प्रोड्यूस करके, तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को सिर्फ परचेज सेल करता है तो वो बिजनेस इनकम हुई। जैसे मिस्टर बीवी लैंड ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी कि अपने लैंड को रेंट पे दे दिया एग्रीकल्चर के लिए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम हुई। और भी बहुत होते हैं, इसलिए कुछ केसेस देते हैं कि कहाँ पे मीनिंग आती है कि एग्रीकल्चर इनकम है ये। जैसे मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ग्रो एंड सेल। यानी कि इनकम कहाँ से है? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको हमने ग्रो कराओ और फिर सेल कराओ, तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी। रेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड यूजेस फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, यानी कि जो लैंड है उसको एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हमने रेंट पे दे रखा है। या फिर रेंट ऑफ फार्म हाउस यूज इन द वेयर हाउस एंड ड्वेलिंग, यानी कि हमने जो हमारा फार्म हाउस है उसे लोगों को रहने के लिए, यानी कि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं
वहां पे काम करते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे, उनको रहने के लिए दे रखा है अपना वेयर हाउस, या वहां पे काम होता है, यानी कि क्या कह सकते हैं, वहां एग्रीकल्चर करते हैं हम, खेती करते हैं, कुछ उगाते हैं प्रोडक्ट्स, तो वो सब एग्रीकल्चर इनकम में आता है। इनकम फ्रॉम नर्सरी, यानी कि जो भी जैसे कोई पौधा वौधा लोग घर में उगाते हैं और फिर उसे सेल करते हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम के अंडर ही आता है। अब एक एग्जांपल ले लें, जैसे एक प्रोड्यूसर है मिस्टर यश, उसने 1010 पोटैटोस करे, उसका कॉस्ट आया 70,000, उसने 200 टन सेल कर दिए रॉ मटेरियल फॉर रॉ फॉर्म में, यानी कि आलू जैसे उगे थे वैसे ही सेल कर दिए। 800 टन को उसने प्रोसेस किया जिसमें उसकी कॉस्ट 3 लाख आई, और उसको चिप्स बना के 15 लाख में सेल कर दी। ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन भी है। अब इस पे कौन सा रूल लगता है, इस पे हम इनकम कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमें बिजनेस इनकम भी हुई, अब और यहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम हुई, तो हम इसमें टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको देखते हैं। इसके लिए हमारे पास रूल 7 आता है, रूल नंबर 7, इनकम टैक्स एक्ट 1962 के, इनकम टैक्स रूल 1962 के अंदर ये रूल डिफाइन है। रूल नंबर 7 है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दो तरीके से हो सकते हैं, सेल इन ड्रॉ फॉर्म और सेल आफ्टर फर्दर प्रोसेस। यानी ड्रॉ फॉर्म में जैसे ही आया आया वैसे ही सेल कर दिया, तो ड्रॉ फॉर्म हो गया, तो डायरेक्ट एग्रीकल्चर इनकम हुई। फर्दर प्रोसेस यानी कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कुछ प्रोसेसिंग की जरूरत होती है, तो अगर प्रोसेसिंग कंपलसरी है, यानी कि किसी को उगने का उसको साफ करना, उनको अलग से धोना, साफ करना, उन सब को प्रोसेस को, यानी कि जैसे बेल धान होता है, तो धान में से दानों को अलग किया जाता है, उसके लिए प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस को भी, वो प्रोसेस अगर जैसे कंपलसरी है तो वो एग्रीकल्चर इनकम में होगी। अगर कोई ऑप्शनल प्रोसेस करते हैं, जैसे हमने पिछले एग्जांपल जो देखा था जिसमें चिप्स बना रहा था, तो उसके लिए बहुत सारी अलग इनकम हुई होगी, कॉस्ट हुई होगी, वही हम इस ऑप्शनल प्रोसेस के अंदर आता है। अब उसमें दो तरीके से, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले एग्रीकल्चर इनकम, यानी कि फर्म फर्म मार्केट वैल्यू, यानी कि जो प्रोडक्ट था हमारा उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी, 5,20,000, क्योंकि देखो हमने 2.5 लाख को, 200 टन को 1,30,000 में करा, तो अब उसको 800 टन को अगर हम प्रोसेस ना करके डायरेक्ट फर्म में सेल करते, तो क्या आता, तो 1,30,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 800, 5,20,000 उसकी कॉस्ट बनती, यानी कि ये हमें 5,20,000 का इनकम देता। यह सबसे इजी है, 200 इंटू 4, 800 बनता है, तो 130 लाख इंटू 4, 520 बनेगा। यस, अब कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर 56, यानी कि हमें कॉस्ट कितनी पड़ेगी, देखो यहाँ पे हमें कॉस्ट दे रखी थी टोटल की 70,000, 70,000 में से 800 टन की निकालनी है, 70,000 डिवाइडेड बाय 1,000 टन, हम वो पर टन 70 आया, उसमें से हमें 800 की निकालनी है 70। ये 200 टन तो हमने यहाँ सेल कर दिए ना, तो 70,000 और प्लस कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी 56% हमारा आएगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है। टोटल कॉस्ट हमारी 70,000 है, 70,000, और अगर हम उसको इसमें से रिकवर करेंगे जो हमारी परचेज वैल्यू है, तो 70,000 हमारी आएगी 56,000, 56,000 माइनस कर देंगे तो हमारा 464,000 बचेगा। सेल वैल्यू ऑफ 1,50,000 फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि ये हमने टोटल 15 लाख की, 15 लाख है, 15 लाख की सेल की, उसमें से हमें 30,000 का प्रोसेस कॉस्ट आएगा, 30 लाख का प्रोसेस कॉस्ट है, 30 लाख का, और 5,20,000 की कॉस्ट है, यानी कि अगर हम चिप्स अपना बिजनेस करते
तो उसके लिए हमें चिप्स लेना पड़ता, और चिप्स कहाँ से लेते, मतलब आलू लेना पड़ता। आलू की मार्केट वैल्यू क्या है, 5,20,000, क्योंकि हमने जितने में बेची, अगर हम बिजनेस कर रहे होते तो उतनी ही वैल्यू में खरीदते, तो उतनी वैल्यू में खरीदते तो उसे ही हम 5,20,000, वो हमारी एक तरीके की कॉस्ट भी होती है, तो उसको लेस कर देंगे तो हमारा 6,80,000 आ जाएगा। 15 लाख माइनस 3 लाख, 12 लाख माइनस 5, 7 माइनस 20, 6,80,000 आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं हम मॉड्यूल का। काम दिया है। जैसे एक क्वेश्चन है, मिस्टर बी ग्रो शुगर कैन एंड यूज सेम फॉर दिस पर्पस एंड मैन्युफैक्चरिंग शुगर इन दिस, in his factory 30% of sugar produce is sold for 10 lakh, and the cost of cultivation of such sugarcane is 5 lakh. The cost of cultivation of the balanced sugarcane is 70%, the 14 लाख, एंड द मार्केट वैल्यू 22 लाख, यानी कि हमें उसकी मार्केट वैल्यू पहले दे दी। पिछले वाले क्वेश्चन में हमें मार्केट वैल्यू नहीं दी थी क्या रहेगी, तो हमने उसे कैलकुलेट करी थी, लेकिन यहाँ हमें मार्केट वैल्यू पहले दे दी। तो 22 लाख उसकी मार्केट वैल्यू। आफ्टर द इनकरिंग 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, यानी कि शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस किया। तो उसके बाद जब उस शुगर्स को सोल्ड किया तो हमें 25 लाख की इनकम हुई। कंप्यूटिंग 20 बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम पता करनी है। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास टोटल शुगर कैन का रॉ मटेरियल 10 लाख का था, ठीक है। उसके बाद उसमें से कल्टीवेशन की कॉस्ट 5 लाख माइनस कर दी, 5 लाख, ये जो था हमने डायरेक्ट जो सेल किया उसकी वैल्यू है। अब उसके बाद शुगर केन फेदर प्रोसेस, दोबारा जब जिसको हमने प्रोसेस करके करा, उसमें मार्केट वैल्यू क्या थी उस शुगर केन की, 22 लाख जो हमें गिवन थी। उसमें से कॉस्ट कल्टीवेशन 14 लाख हमने माइनस करा तो हमें 8 लाख आया। अगर हम डायरेक्ट सेल करते तो उसमें हमें 22 लाख की सेल करते, तो उसमें 14 लाख की हमें कॉस्ट होती है और 8 लाख की इनकम होती है हमें। उसके बाद एग्रीकल्चर इनकम टोटल कितनी हुई, 5 लाख ये, 8 लाख ये, 13 लाख, 13 लाख की टोटल एग्रीकल्चर इनकम हो गई। फिर कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम यानी कि प्रॉफिट या गेन फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, पीजीबीपी कहते हैं। सेल ऑफ शुगर्स, सेल टोटल 25 लाख की हुई, उसमें प्रोसेस कॉस्ट 1.5 लाख लगा। और शुगर अगर हम मार्केट से लेते तो हमें 22 लाख का पड़ता, क्योंकि कहीं से तो प्रोडक्ट लेना था हमें। अब वो हमारे पास, वो अलग बात है, लेकिन हम उसकी कॉस्ट तो इनकर्ड करेंगे इसमें। तो जब इसको सबको करेंगे तो हमें एक गेन आ जाएगा, पीजीबीपी, जो हमारे इनकम टैक्स के स्टार्टिंग में कैटेगरीज पढ़ी थी हमने 5, तो उस कैटेगरी में से थर्ड नंबर पे आता है ये। आगे देखते हैं। आगे अब कुछ केस रूल्स और हैं जो हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दिए हुए हैं। कुछ स्पेसिफिक रूल्स फॉर टी, कॉफी एंड रबर। ये ऐसे प्रोसेस हैं, यानी कि इनका प्रोसेस करना ही पड़ता है, यानी कि इनके लिए ग्रो करने के बाद फर्दर प्रोसेस होता है एक, उसके बाद ही इन्हें सेल किया जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा किस प्रोसेस के बाद इसको सेल किया गया है, तो उसके लिए इनकम टैक्स रूल में कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जैसे रूल नंबर 8, इनकम फ्रॉम ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, यानी कि इनकम हुई मैन्युफैक्चर ग्रो करके और मैन्युफैक्चरिंग करके टी की, यानी कि मार्केट से ग्रो करा, मतलब लैंड पे ग्रो करा, उसको थोड़ा प्रोसेस करा, जो भी उसकी प्रोसेसिंग होगी, और फिर उसको मार्केट में सेल कर दिया, तो उसकी 40% बिजनेस इनकम मानी जाएगी और 60% एग्रीकल्चर इनकम। आपकी कितनी भी इनकम हो उसमें से 40% आपकी बिजनेस इनकम होगी और 60% एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर पे तो टैक्स लगता नहीं है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा और इस पे टैक्स लगेगा। इसी तरीके 7B कहता है इनकम फ्रॉम ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी, लेकिन कॉफी के भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक ग्रो एंड कर्ड ऑफ कॉफी, यानी कॉफी को ग्रो करके कर्ड करके, मतलब उसके कवर को हटा के डायरेक्ट सेल कर दी, तो उसमें 25% बिजनेस इनकम रहेगी, 75% एग्रीकल्चर इनकम रहेगी।
फिर ग्रोन कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड करके 40-60 हो जाएगी। और लास्ट होता है 7A, ग्रोविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, तो ये 35% और 65% हो जाएगी। इसको याद रखने का तरीका, जो ज्यादा होगा वो एग्रीकल्चर और जो कम है वो बिजनेस इनकम। बस याद रखना है, टी कॉफी, कॉफी रबर, टी 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 40-60, कॉफी 25-75 एंड कॉफी GCRG 40-60 और लास्ट रबर 35 और 65। यानी कि इनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस बार MCQ पैटर्न भी है, तो ये पूछ सकते हैं कि किसकी कितनी परसेंटेज होती है एग्रीकल्चर इनकम में और बिजनेस इनकम में। एक और क्वेश्चन आता है हमारे मॉड्यूल में। ये क्वेश्चन नंबर है, ये तो ग्रो शुगर केन वाला था। इलिस्ट्रेशन 18, पेज नंबर 3.310, पेज नंबर 3.310 पर है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, विविधा, मिस विविधा, a resident and ordinarily resident in India has derived the following income from various operations relating to plantation and estate owned by her during the year 30, 31st March 2024. Income from sale of centrifuge latex process from रबर से उसको प्लांट ग्रोविंग इन दार्जिलिंग हुई 3 लाख। इनकम फ्रॉम सेल कॉफी ग्रोविंग एंड कर्ड तमिलनाडु 1 लाख। इनकम फ्रॉम कॉफी कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो, सेल कंसिडरेशन वाज रिसीव्ड चेन्नई 2.5 लाख। इनकम फ्रॉम सेल टी मैन्युफैक्चरिंग शिमला 4 लाख। इनकम फ्रॉम सैम्पलिंग सीडिंग ग्रोइंग नर्सरी एट कोचीन बेसिस ऑपरेशन विद द कैरी विद द लैंड 80,000। अब इसमें देखना है कि हमें कौन सी एग्रीकल्चर इनकम से हुई है और कौन सी बाहर के इनकम से, और उस पर टैक्स लगाना है। अब देखो, जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेंट्रोफोलिक्स लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोइंग डेजलिंग, डेजलिंग में हमने रबर की प्लांट की, तो उससे हमें इनकम हुई 3 लाख की, 3 लाख की। तो 3 लाख में 35% रबर की पे क्या होता है, 35% ये बिजनेस का, 65% एग्रीकल्चर का। उसके बाद आगे देखें, आगे क्या लिखा है, हमने सेल ग्रोन एंड कर्ड 2 ही स्टेप किए कॉफी में, 2 ही स्टेप किए और तमिलनाडु में किए, तो उससे हमें 1 लाख हुई। 2 स्टेप की यानी कि 25 और 75%। उसके बाद आता है हमारा कर्ड रोस्टेड एंड ग्राउंडेड इन कोलंबो, यानी कि सब किया और कोलंबो में किया। अब ये बता दें, एग्रीकल्चर इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगता, लेकिन अगर हम बाहर से कहीं कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मंगाएंगे तो उस पे 100% वो बिजनेस इनकम मानी जाएगी, क्योंकि उसे हम परचेज करके सेल करेंगे इंडिया में, तो एक तरीके से बिजनेस इनकम ही हुई, तो उसको 100% बिजनेस में आएगी। तो उसके बाद आता है टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चरिंग शिमला 4 लाख। तो टी पे कितना लगता है, टी पे लगता है 40-60 आ जाएगा, 40-60। लास्ट है हमारा इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग ग्रोविंग इन नर्सरी, नर्सरी पे हमेशा 100% एग्रीकल्चर इनकम होती है, तो वो एग्रीकल्चर में आ जाएगी। और टोटल तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10A 10 क्लॉज 1 के अंदर, और ये टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आता है आगे कॉन्सेप्ट पार्शियल इंटीग्रेशन। पार्शियल इंटीग्रेशन का मतलब है कि कुछ पे इनकम टैक्स लगेगा और कुछ पे नहीं लगेगा, यानी कि हमने बहुत सारी इनकम्स के बारे में पढ़ा। एक बंदे के पास तो हर तरीके से इनकम, सेल, हाउस होल्ड रेंट, सैलरी, बहुत सारी हो जाती है इनकम। एग्रीकल्चर इनकम भी आ सकती है, तो हम किस तरीके से उन सबको मिला के उस पर टैक्स लगाया जाए। इससे क्या होगा कि इससे जो हमें थोड़ा टैक्स होगा ना,
एग्रीकल्चर इनकम पे भी मिल जाएगा और लोगों को पता भी नहीं चलेगा। जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज exempt फ्रॉम टैक्स बट फॉर टैक्स कंप्यूटेशन इट शैल बी कंसिडर इन फॉलोइंग सेटिस्फाइड। एग्रीकल्चर एग्जाम्प्ट है टैक्स से, लेकिन कुछ केसेस हैं, कुछ कंडीशन में वो कंप्यूट मतलब जोड़ा जा सकता है टैक्स के लिए, उसके इनकम के साथ जोड़ के टैक्स कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे पहली कंडीशन आती है इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओडी, बीओआई और एजीपी। यानी कि हम जिसकी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं वो बंदा या तो एचयूएफ होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, एओडी, बीओआई या एजेपी होना चाहिए। फिर आता है कि उसकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी एग्रीकल्चर इनकम सिर्फ पाँच मोर देन 55,000 होनी चाहिए। 5,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो उस पे तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो हम टैक्स कहाँ ही लगेगा। लेकिन अगर 5,000 से ज्यादा होगी तो कुछ चांस है कि टैक्स मिल जाए। मोर एग्रीकल्चर इनकम, अदर इनकम इज नॉन एग्रीकल्चर इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन। यानी कि जो बेसिक एग्जम्पशन होगा, जैसे कोई लेस देन 60 ईयर का है तो उसको बेसिक एग्जामेशन कितना मिलता है, 250 का। मोर देन 60 वाले, 60 से 80 वाले को मिलता है 3 लाख का। और 80 प्लस वालों को 5 लाख का एग्जामेशन मिलता है। और सेक्शन 115 बीएसी में 3 लाख का बेसिक एग्जामेशन मिलता है और एक जगह 7 लाख का मिलता है। तो उससे हमेशा इन जो एग्री इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर अदर इनकम्स, वो ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम होगी तो हमारा बैलेंस नेगेटिव में आ जाएगा। वो हम क्वेश्चन में देखेंगे अभी किस तरीके से होगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, तो उसको हम टैक्स लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले दोनों इनकम्स को जोड़ लेंगे। दोनों इनकम जोड़ के उसमें से लेस लेस करना है टैक्स ऑन बेसिक एग्जाम्पशन। बेसिक जो एग्जाम्पशन होगा, जैसे 2.5 लाख का कोई एग्जाम्पशन है तो उसको, और हमने एग्रीकल्चर पे टैक्स कैलकुलेट करके उसको लेस करना है। नेट एग्रीकल्चर इनकम यानी एग्रीकल्चर इनकम पूरी जितनी है उसको लेस कर देंगे तो उससे हमारा नेक्स्ट टैक्स पेबल आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये रहा question। अब देखो, एक बंदा है एक्स, उसकी सैलरी प्रीवियस ईयर में सैलरी 480 थी। प्रॉपर्टी से उसको टैक्स मतलब इनकम 250 हुई। उसका एग्रीकल्चर इनकम 480 थी, जो कि लैंड उसका जयपुर में था। और उसके एक्सपेंस इनकर्ड ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज 1 लाख। इनका फॉर अर्निंग एग्रीकल्चर इनकम इज 1,70,000। 1,70,000 उसको इन एक्सपेंस करना पड़ा। अब हमें एक्सपेंस से क्या लेना था, हमें तो इनकम से लेना देना है, क्योंकि टैक्स में एक्सपेंस का क्या करेंगे हम। तो उसके बाद देखते हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी 40 लाख, हाउस प्रॉपर्टी 250, और एग्रीकल्चर इनकम 3,10,000 की होती है। उसमें से एग्जेम्प्ट करा जाए, यानी कि उसको छूट दी जाए 3,10,000, कुछ नहीं बचेगा क्योंकि एग्जाम एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जाम्प्ट होती है। इसका सम 730 आ गया। डिडक्शन मिलता है एक अंडर सेक्शन 4A के अंदर। तो यहाँ तो कोई डिडक्शन की बात की नहीं है तो वो अप्लाई नहीं होगा। तो हमारी टोटल नेट नेट टैक्सेबल इनकम कितनी आई, 7,30,000, यानी टोटल इनकम 730 आई। पहली कंडीशन फुलफिल की, इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, इंडिविजुअल पर्सन है। सेकंड कंडीशन क्या आई, 5,000 से मोर इनकम है उसकी, एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट इनकम से उसकी ज्यादा है। यानी कि जो उसकी बेसिक एग्जामेशन होती है 2.5 लाख की, 3 लाख की, क्योंकि एज एज इसमें प्रोवाइड नहीं किया पहले केस में। अभी ये आगे का केस नहीं देख, ऊपर का देखते कोई वो किया नहीं। तो 7 लाख से ज्यादा, वैसे भी हमें 730 आ गई, और मैक्सिमम एग्जामेशन बेसिक एग्जामेशन कितना होता है 7 लाख का, तो उससे ज्यादा ही हो गई। अब हम इस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इस पे कुछ एज रेस्ट्रिक्शंस दी हैं कि हमें किस पे कैलकुलेट करना है। एक है एज 45, यानी कि जिस पे 2.5 लाख का एग्जामेशन मिलता है, और एक है 70 लाख, 70 ईयर्स की, जिसमें हमें 70 ईयर्स पे 3 लाख का एग्जामेशन मिलता है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। एज इज 45 ईयर, 45 ईयर, यानी कि नॉर्मल प्रोविजन लगेगा। कंप्यूट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ऑन टोटल, जब हमने अभी प्रोसेस देखा है फॉर्मेट, उससे ही करेंगे। टोटल इनकम और नेट एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर लेंगे।
तो 1,24,000 इनकम आ जाए, टैक्स आ जाएगा हमें उस पर टैक्स, यानी कि 7,30,000, 3,10,000, टोटल 10,40,000। इसका हमने नोट बना रखा है। जैसे नोट देखेंगे तो अप टू 250 डैश पे डैश, 250 to 5 lakh 5%, यानी कि 12,500, 5 lakh to 10%, 5 lakh to 10 lakh 20%, 10 lakh to 1040 30%, 12,000, टोटल टैक्स कितना हो गया 1,24,500। उसके बाद आगे, उसके बाद क्या था, हम लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, बेसिक एग्जाम्पशन। उसकी एज 45 है तो उसका बेसिक एग्जाम्पशन होगा 250। फिर एग्रीकल्चर इनकम टोटल हमारी थी 3,10,000 की, तो उस पर कितना आ गया 24,500। 24,500 लेस किया, पीछे 1,24,500 था, 1,24,500 टोटल टैक्स था। यहाँ पे उस पर टैक्स की छूट दी 24,500 की, तो हमें बचा 1 लाख। 1 लाख उसका 4%, 4,000 और हेल्थ एंड एजुकेशन फीस, और टोटल नेट टैक्स पेबल 1,04,000 आ गया। अब नोट, अब देखो किस तरीके से इनकम टैक्स ने यहाँ पे इनकम टैक्स कवर की। देखिए, अब अगर हमें, अब हमें 560 इस पे टैक्स कैलकुलेट करके हमने 24,500 है। अब अगर आप चेक करें तो 730 की अगर आप चेक करेंगे तो क्या इनकम आती है नॉर्मल कंडीशन में, टैक्स क्या आता है 730, यानी कि 2,50,000 तक तो कोई छूट नहीं होगी, मतलब छूट होगी, कोई टैक्स नहीं होगा। उसके आगे 250 से 5 लाख, यानी कि 12,500, 5% का, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख से पहले ये 7,30,000, 7,30,000 माइनस 5 लाख, 2,30,000, उसका 20% कितना आया 58,500। अब इस पे सरचार्जेस तो लगेंगे नहीं क्योंकि 50 लाख से ज्यादा होता, 58,500 प्लस 4%, टोटल हमें टैक्स कितना पे करना होगा 60, और अभी हम कितना पे कर रहे हैं 1,04,000। तो हमने उनसे एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स ले लिया बिना उनके उन्हें पता। केस 2 आता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन टोटल इनकम प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम। तो टोटल इनकम नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी हुई 1,22,000, क्योंकि बेसिक 7,30,000 और 3,10,000 और 10,40,000 की उस पे टोटल इनकम आई थी पिछले बार, उस पे टैक्स कैलकुलेट किया 1,22,000 आ जाएगी बेसिक, क्योंकि एज कितनी है इसमें, एज क्या दिया है हमें 70 ईयर्स, 70 ईयर्स की एज में हमें बेसिक एग्जामेशन 3 लाख का मिलता है, तो 3 लाख से कैलकुलेट करके हमारा 1,22,000 आ जाती है। उसके बाद केस, उसमें से बेसिक एग्जामेशन और एग्रीकल्चर इनकम को प्लस करके उस पर टैक्स कम कर, उतनी उस पर जो टैक्स आएगा उसे कम कर देंगे, तो उस पर टैक्स बनता है हमारा 32,000। ये रहा, फिर बेसिक एग्जामेशन के 3 लाख के यूज के साथ 32,000, 32,000 लेस कर देंगे तो हमें 90,000 मिला, और उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन फीस को ऐड कर देंगे 93,600, हमारा टोटल टैक्स बनता है। इस पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 10,40,000 की इनकम थी ना टोटल, नहीं 7,30,000, क्योंकि 3,10,000 पे तो छूट थी, 7,30,000 यानी 3 लाख तक छूट, फिर 5 लाख तक 10,000, 5 लाख तक 10,000, उसके आगे कितना आ जाएगा 2,30,000, 2,30,000 इंटू 30%, 69, 79 प्लस 4%, यहाँ पे 82 आ रहा है हमारा, लेकिन हमने उनसे कितना ले लिया 93,600, यानी थोड़ी इनकम एग्रीकल्चर पे भी, इनकम पे भी टैक्स हमने लगा दिया। अभी ये हमने एक अपने एज्यूम कर लिया रिजीम, थर्ड थर्ड केस आता है हमारा रिजीम वाला, जैसे कि रिजीम फॉलो द डिफॉल्ट टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BAC, यानी कि केस जो है उसी को हमने एक रिजीम केस यानी कि 115 BAC सॉल्व करके देखते हैं।
अभी तक तो हमने नॉर्मल कंडीशन सोल्व किया, अब हम सोल्व करते हैं 115 बीए से, जिसमें बेसिक एग्जाम्पशन 3 लाख सबके लिए होता है। कंप्यूटिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स ऑन टोटल इनकम 10,40,000 पे टोटल इनकम टैक्स निकालेंगे 66,000 आ जाएगा यहाँ पे। 3 to 3 lakh डैश पे डैश 3 to 6 5%, 6 to 9 10% एंड 1 10,40,000 वैसे 12 लाख तक होता है। तो लेकिन हमारी 10,40,000 इनकम है तो हम 15% यहाँ आ जाएगा, तो 66,000 हमारी टैक्स आ गया। उसके बाद बेसिक एग्जाम्पशन और एग्रीकल्चर इनकम का ऐड करके उस पर टैक्स निकालेंगे तो हमारा 16,000 आ जाएगा। 16,000 को लेस करेंगे तो हमारे 50,000 टोटल टैक्स आ जाएगा, और उस पे हेल्थ एंड एजुकेशन फीस ऐड कर देंगे तो हमें नेट टैक्स पेबल मिल जाएगा। फिर आती है इनकम। इनकम किस किस तरीके की होती है? इनकम दो तरीके की होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट, एक कैपिटल रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? इट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज इनकम एंड टैक्सेबल एंड इनकम टैक्स है। कोई भी ऐसी रिसिप्ट जो जिस रेवेन्यू रिसिप्ट पे हमेशा टैक्स लगेगा और वो इनकम ही मानी जाती है, और उस पर टैक्स भी इनकम टैक्स अंडर लॉ के अंदर। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? नॉर्मली कैपिटल रिसिप्ट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम एंड इट इज नॉट टैक्सेबल। नॉर्मली क्या होता है कि कैपिटल रिसिप्ट इनकम नहीं मानी जाती और इस पे टैक्स भी कोई नहीं लगता। कुछ केसेस भी होते हैं, कुछ होते हैं जिसमें लगता है, लेकिन नॉर्मली क्या है कि कैपिटल रिसीट पे कोई टैक्स नहीं लगता। जैसे कि लोन लेना, शेयर इशू करना कंपनी के, और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कैपिटल रिसिप्ट इज ट्रेडेड एज इनकम इट इफ इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन लॉ। अगर कोई लॉ में ऐसा कोई चीज कह रखी है कि ये चीज आपकी कैपिटल ही इनकम होगी और कुछ नहीं होगी, मतलब रिवेन्यू रिसिप्ट होगी, और भले ही वो कैपिटल इनकम हो, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। आपकी इनकम में उसको इंक्लूड करेंगे। अंडर द हेड कैपिटल गेन प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल एसेट्स इज ट्रीटेड एज इनकम एंड इट इज टैक्सेबल। यानी कि हेड कैपिटल गेन जो भी होगा, और अगर हम कैपिटल एसेट में ट्रांसफर होता है तो वो क्या इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स भी लगेगा। नोट नोट क्या है? इनकम इंक्लूड्स कैजुअल इनकम ऑल्सो। इनकम में कैजुअल इनकम ऑल्सो होगी, जैसे इनकम विनिंग इन लॉटरी, कार्ड, ये कैजुअल है यानी कि जल्दी से होती नहीं है। इन इनकम टैक्स इनकम इज टैक्सेबल वेदर इट इज लीगल इनकम और इलीगल इनकम। यानी कि इनकम के अंदर हर तरीके की इनकम टैक्सेबल होगी, भले ही वो लीगल हो या इलीगल। अब ये तो नहीं इलीगल इनकम है तो हम उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, टैक्स सब पे लगेगा, चाहे वो लीगल हो इनलीगल। इनकम मीन्स नेट रिसीव ग्रोस माइनस एक्सपेंस फॉर अर्निंग इन इनकम। यानी इनकम मतलब क्या होता है? यानी कि टोटल जितना प्रॉफिट हुआ हमारा या रिसिप्ट हुई, उसमें जो हमने एक्सपेंस किया था उसको लेस कर दिया तो हमारी इनकम आ जाती है। फिर आता है डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम क्या होता है? इसके 3-4 सेक्शंस हैं, जैसे 68, 69, 69A, 69B, 69C, 69D। ये 6 सेक्शन है जो डीम्ड इनकम को डिफाइन करती है। डीम्ड इनकम में क्या होता है कि पहली बात, पहले तो 60% तक का टैक्स लगेगा, और फिर उस पे 25% के सरचार्जेस, और उस पे 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सी, टोटल 78%। 60% उसका टैक्स, 60% टैक्स, टैक्स का 25% सरचार्जेस, और टैक्स प्लस सरचार्जेस का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सीज, तो 78% टोटल टैक्स लगता है। सेक्शन 68 क्या कहता है? Cash credit, where any amount is credited in book of accounts and assess SSC is not able to explain source and nature of such amount, or explanation is not satisfactory in the opinion of assessing officers, then it will be treated as deemed income of SSC। यानी कि कोई भी ऐसी इनकम इनकम या कोई भी ऐसी मनी अमाउंट जो उसके बैंक में क्रेडिट होता है, और एसएससी जो है वो उसको बता ही नहीं पाता है कि वो इनकम कहाँ से आई या वो किस तरीके की इनकम है, तो वो या फिर जो एक्सप्लेनेशन वो देता है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होती ओपिनियन ऑफ एसएससी ऑफिसर। यानी कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स होते हैं उनको नहीं लगता कि ये सही बोल रहा है, मतलब अटक अटक के बोल रहा है, या कोई ऐसा रीजन जो दे रहा है वो जो है ही नहीं, इस पे बिलीव ही नहीं किया जा सकता, तो वो उसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और उस पे टैक्स लगेगा 78% का।
क्योंकि वो डीम्ड इनकम है और डीम्ड इनकम पे हमेशा 78% का टैक्स लगता है। If SSC has taken any loan or borrowing from any person and if explain about source or nature is not satisfactory of the debt person, then such loan is treated as deemed income of SSC। यानी कि एसएससी कहीं से लोन लेता है किसी से, और वो लोन जिससे लेता है वो भी नहीं बता पा रहा कि उसके पास पैसे कैसे आए, या जो बता रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर रहा इनकम टैक्स ऑफिसर को कि उसने वो जो कह रहा है वो सही है। तो ऐसे भी केस में भी एसएससी की वो इनकम मानी जाएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिस्टर बीबी टुक लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम टिंकू एंड राजू। टिंकू और राजू से ने 10-10 लाख का लोन लिया। नोट नॉट एक्सप्लेन सोर्स एंड नेचर ऑफ अमाउंट, अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं या बता नहीं पाते किस तरीके की इनकम है, दिस अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड इनकम ऑफ मिस्टर बीवी, तो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। If any closely held company receive any amount towards share application, share capital, share premium from any resident person, and if such shareholders explanation is not satisfactory about source and nature, then it is assumed that company explain is not satisfactory, then it is stated as a deemed income of company। यानी कि केस आता है कि अगर कंपनी के क्या करते हैं, कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है कि गवर्नमेंट में तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी वाले अपने लोगों को शेयर्स दे सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का ओनर किसी को पैसे देता है और कहता है तुम मेरी कंपनी के शेयर ले लो। शेयर लेने के बाद जब कुछ दिनों में मैं तुम्हारे शेयर फोरफिटेड कर दूंगा, जिससे क्या होगा, तुम्हारे पैसे तो मेरे पास रह जाएंगे, वो इनकम में भी शो नहीं होगा क्योंकि कैपिटल रिसीव बनता है शेयर इशू करने का, तो उस पे टैक्स भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इनकम टैक्स ऑफिसर ने पूछा कि ये इनकम कहाँ से आई, और जिन्होंने शेयर्स लिए हैं वो नहीं बता पाए कि हमने ये इनकम कहाँ से लाए, ये पैसे कहाँ से लाए, तो वो भी उस केस में भी इनकम टैक्स ऑफिसर इसको कंपनी की इनकम मान, डीम्ड इनकम मान लेगी। जैसे बीबी वर्चुअल प्राइवेट लिमिटेड इशूड शेयर ऑफ आदित्य। इन दिस केस इफ आदित्य एक्सप्लेन इज नॉट satisfactory then that is यानी कि बीवी वर्चुअल ने प्राइवेट लिमिटेड ने आदित्य को शेयर इशू करा, उसके बदले उसने पैसे दिए, और अगर आदित्य से पूछा जाए कि आपके पास ये पैसे कहाँ से आए और उन्होंने नहीं बता पाए, तो उस केस में भी उनकी इनकम को डीम माना जाएगा। फिर सेक्शन 69 आता है unexplained investment। If in any previous year SSC made investment and which are not recorded in books of accounts and SSC explanation is not satisfactory about source and nature, then it is treated as deemed income of SSC। यानी कि एसएससी अगर पिछले साल कोई प्रीवियस ईयर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है और उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखता, रिकॉर्ड ही नहीं करता, और इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं से पता चलता है क्योंकि उनकी पहुंच बहुत दूर तक है। तो हम 12th में जानेंगे कि इनकम टैक्स मतलब फाइनल में जानेंगे कि इनकम टैक्स ऑफिसर को कैसे पता चलता है कि हमारी इनकम कहाँ से हो रही है। अभी के लिए ये जान लो कि इनकम टैक्स ऑफिसर को सब पता चल जाता है, और वो उनको पता चला, उन्होंने पूछा कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ की थी और इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आए आपको, तो वो अगर बन एसएससी जो है वो सही एक्सप्लेनेशन देता है तो वो सही है, उस पे नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स लग जाएगा और वो टैक्स उसको भरना पड़ेगा अगर उसने टैक्स भर नहीं रखा तो। लेकिन अगर सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता रीजनेबल, तो वो उस पे 78% टैक्स लगेगा क्योंकि वो उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। Unexplained money, if in any previous year the assessee is found the owner of any money, jewelry, bullion, etc., and some is not recorded in books of accounts, and SSC explanation about source and nature is not satisfactory, then value of such asset shall be treated as deemed income। यानी कि पिछले प्रीवियस ईयर में एसएससी ने कोई ऐसी मनी है, उसकी मनी है, ज्वेलरी है, बुलियन है, बुलियन एक तरीके का स्टॉक होता है, उसको उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है या उसके पास पैसे वो सब है, तो वो उसका ओनर है, पर्सनल ओनर, डीम्ड ओनर नहीं, खुद ओनर है उसका, एक्चुअल ओनर। तो उस केस में भी अगर वो डिफाइन नहीं कर पाया कि पैसे में मैंने कैसे कमा के लगाए हैं या ये एसेट्स मेरे पास कैसे आई है,
सही रीजन नहीं दे पाया तो वो एसेट्स भी उसकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी और उस पर टैक्स लगेगा। 69 भी कहता है, 69 भी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एसेट्स नॉट फुल्ली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो, लिखना हो तो। मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि अगर हमने प्रीवियस ईयर में कोई इन्वेस्टमेंट ली थी या कोई भी इन्वेस्टमेंट या एसेट्स ली है और उसको हमने आधा ही रिकॉर्ड कर रखा है बुक में, फुल वैल्यू में रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो वो भी कारण रहेगा हमारी डीम्ड इनकम होने का, अगर एसएससी हमें नहीं बताता, इनकम टैक्स ऑफिसर को सही रीजन नहीं दे पाता। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। बी मिस्टर बी फाउंड टू द ऑनर ऑफ 1 kg गोल्ड, 1 kg गोल्ड के ऑनर, हमें इनकम टैक्स ऑफिसर को पता चला कि उनके पास 1 kg गोल्ड है जिसकी मार्केट वैल्यू 64 लाख है, लेकिन उन्होंने पिछले साल उसकी वैल्यू सिर्फ ओनली 30 लाख लिखी थी अपने बुक्स में। और वो 1 किलो गोल्ड इन केस ऑफ असेसिंग ऑफिसर मे बी 34 लाख, यानी 34 लाख की इनकम का उन्होंने घोटाला किया था। अगर वो बता देते हैं कि वो 1 केजी गोल्ड 30 लाख की है कि नहीं है, तो फिर वो बच जाएंगे, या बिल दिखा दें, किसी कोई ऐसा वैलिड रीजन बता दे, मतलब जो डिफरेंस होगा 34 लाख का, उसको उनकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी, उन पे हायर रेट से टैक्स लगेगा। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर यानी कि आप बिना बात की एक्सपेंडिचर करे जा रहे हो, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि आपको ये एक्सपेंस करने के पैसे कहाँ से आ रहे हो, तो आप बता नहीं पा रहे हो, तो वो भी उस केस में भी यही होता है, डीम्ड इनकम मान ली जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, मिस्टर नानकानी इनकर्ड 2 करोड़ एक्सपेंडिचर ऑफ हिज डॉटर कशिश, अपनी डॉटर कशिश पे उन्होंने 2 करोड़ का खर्चा किया। इफ नानकानी एक्सप्लेन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री अबाउट सोर्स, यानी कि अगर वो सही से नहीं बता पाते वो 2 करोड़ कहाँ से लाए थे खर्चा करने के लिए, तो उस केस में भी उनकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। 69D लास्ट सेक्शन है, इसके इसमें आता है अमाउंट बोरोड ऑन हुंडी एंड रिपेड ऑन हुंडी। हुंडी एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। हुंडी पहले जमाने में होता था, आज के टाइम में हुंडी नहीं होता, लेकिन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में दिया हुआ है तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा। हुंडी क्या होता है? हुंडी एक तरह की बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, और हुंडी के जरिए अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है, वो भी कैश में, कि आपने हुंडी दे के लोन ले लिया, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज दे के आपने कैश में लोन ले लिया और उसको इनकम टैक्स को पता नहीं चलने दिया, तो उस केस में भी अगर आपने उसको सही से एक्सप्लेन नहीं किया कि आपके पास इतने कैश कहाँ से है, ये इतने पेमेंट वाली हुंडी कहाँ से आई, कहाँ से आपने रिपेमेंट करी, तो उस केस में भी उसको डीम्ड इनकम मान ली जाती है। सेक्शन 115 बीई कहता है कि अबाउट डीम्ड इनकम, यानी कि इन सारे सेक्शन में जो हमने पढ़ा, उस डीम्ड इनकम पे टैक्स कैसे लगता है, शेल बी टैक्सेबल 60% प्लस 25% सरचार्जेस और 4% HEC हेल्थ एजुकेशन फीस। इफेक्टिव टैक्स रेट कितना आ जाता है 78%, यानी टोटल से उसकी इनकम की 78% टैक्स में चली जाएगी। हमारा स्पेशल टैक्स रेट, हमने स्टार्ट जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे तब हमने दो टाइप्स ऑफ टैक्स पढ़े थे। टाइप्स ऑफ टैक्स में एक स्पेशल और एक जनरल। जनरल तो फाइनेंस एक्ट में होता है, वो हमने कवर कर लिया है पिछली वीडियोस में। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल टैक्स, रेट्स ऑफ टैक्स। स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इस पे लगते हैं जैसे कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉटरी हुई, इन सब पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। कहाँ कहाँ डिफाइन किया गया है? इनकम टैक्स 1961 में दिया हुआ है। जनरल टैक्स एक्ट कहाँ दिया था? फाइनेंस एक्ट में दिया हुआ था। अब आता है सेक्शंस, इनकम और टैक्स रेट, 3 पार्ट में डिवाइड करके इसको जल्दी खत्म करते हैं। 3 4 5 सेक्शन है इसमें। सबसे पहले सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी कि कोई ऐसी कैपिटल गेन है जो बहुत समय बाद हुई है, ना शेयर की बात नहीं कर रहा, कोई कैपिटल एसेट्स सेल करने उसमें हमें 20% देना पड़ेगा। 112A LTG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स, अगर शेयर से म्यूचुअल फंड पे करते हैं हम लॉन्ग बहुत लंबे समय के बाद, तो उसमें हमें 10% देना पड़ेगा। अगर इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो, 1 लाख से कम है तो कोई जरूरत नहीं है टैक्स देने की। 11A इसमें स्लैब बनता है कि 1 लाख तक की माफ है, उसके ऊपर जितनी इनकम होगी उस पर 10% का टैक्स लग जाएगा। 11A कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि अभी लिया कल बेच दिया, तुरंत ही बेच दिया, 1 घंटे में 2 घंटे में, तो उसमें 15% का टैक्स लगता है।
115 BB विनिंग और लॉटरी, कोई विनिंग हो, कार्ड गेम हो, हॉर्स रेस होगा, उस पे 30% का टैक्स। और 115 BB जे विनिंग ऑनलाइन गेम्स जीतते तो उस पे 30% का लगेगा। नोट इन केस ऑफ LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, LTCG 112A, STCG 11A एंड डिविडेंड मैक्सिमम सरचार्जेस एप्लीकेबल 15%। यानी कि ये कितना भी कमाए, भले ये 100 करोड़ कमाए, 200 करोड़ कमाए, इन पे से 15% का सरचार्ज लगेगा, उससे ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा। सरचार्ज ऑफ SSC बीइंग इंडिविजुअल AOP, BOI एंड AGP सरचार्जेस का किस तरीके से लगाना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको देखना चाहिए किस तरीके से हम आएगा। टोटल इनकम अप टू 50 लाख, 50 लाख तक इनकम है, कोई सरचार्जेस नहीं लगेगा। इनकम मोर देन 50 लाख बट अप टू 1 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ तक ही है, तो उस पर 10% नॉर्मल टोटल इनकम, यानी कि स्पेशल वाली और अदर इनकम्स को मिलाकर। टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा लेकिन 2 करोड़ तक, तो 15% टैक्स। यहाँ तक तो कुछ नहीं, यहाँ तो नॉर्मल 2 करोड़ तक की इनकम है, टैक्स रेट 1 से 2 वाले पे 15, 50 लाख से 1 करोड़ वाले पे 10, और 50 लाख से नीचे वाले पे कुछ नहीं। अब आगे आता है 2 करोड़ से ज्यादा वाले पे, अगर टोटल इनकम मोर देन 2 करोड़ है, इंडिविजुअल डिविडेंड्स कैपिटल गेन्स 11A, 112A एंड 112 स्पेशल इनकम के अंदर, इनकम स्पेशल इनकम्स को मिला के आपकी इनकम 2 करोड़ से या उससे ज्यादा है, तो सबसे पहले तो 15% टैक्स लगेगा इनकम, स्पेशल इनकम पे। स्पेशल इनकम पे 15% लगेगा, भले ही वो कितना भी कमाए। उसके बाद आता है, लेकिन टोटल इनकम ही डिसाइड करेगा कि आपको रेट 15 लगाना है या 10। अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो सबसे पहले तो स्पेशल इनकम पे 15% लग जाएगा, फिर चाहे उनकी 50 लाख ही क्यों ना हो, 40 लाख क्यों ना हो, फिर उस पर 15% लगेगा। और बाकी जो रिमेनिंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, यानी कि जो टोटल इनकम है उसमें से स्पेशल इनकम को हटा के जो इनकम बचेगी उस पे 15% टैक्स लग जाएगा, अगर वो 2 करोड़ से कम आती है तो। अगर ज्यादा आती है तो फिर ज्यादा लगेगा। रिमेनिंग टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम मोर देन 2 करोड़ टू अप टू 5 करोड़, यानी कि स्पेशल इनकम हटाने के बाद अगर उसकी इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में मिलती है, स्पेशल इनकम को हटाने के बाद, तो 25% लगेगा। और टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम हटाने के बाद 5 करोड़ से ज्यादा आती है तो उस पर 7% लगेगा, क्योंकि वो अदर इनकम में आ जाता है। अदर इनकम पे कोई सर चार्जेस का बेनिफिट नहीं है, सिर्फ स्पेशल इनकम पर है। उसके बाद एक क्वेश्चन है इस पे, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर पवन सिंह, इग्नोर सेक्शन 115 BAC। 115 BAC को हटा के यूज नहीं करना, नॉर्मल टैक्स रेट से निकालना है। तो सैलरी 60 लाख, प्रॉपर्टी 20, बिजनेस 1 करोड़ 50 लाख। कैपिटल गेन्स क्या हुए, 112 पे 20, 112A 10 एंड 11A 5 लाख, टोटल 2 करोड़ 65 लाख इनकम हुई। अब 2 करोड़ 65 लाख इनकम हुई, इसको और इन सबको मिला के 2 करोड़ इनकम टोटल इनकम हुई। अब टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, मतलब कि लास्ट कैटेगरी में आ गया, फोर्थ कैटेगरी में। तो अब यहाँ स्पेशल इनकम पे तो 15%, लेकिन जो अदर इनकम्स होंगी स्पेशल इनकम को हटा के उस पे अलग अलग स्लैब से दिखेगा, हम देखते हैं। सबसे पहले 112 20% के हिसाब से 2 लाख 20 लाख पे 4 लाख आ जाएगा। 112 है, इस पे 1 लाख तक की छूट होती है, तो 10 में से एक गया 9, 9 लाख पे 10% के हिसाब से 90,000। 11A 15% के हिसाब से 50,000 पे, 5 लाख पे 75,000 की इनकम रहेगी, टैक्स रहेगा। अब बाकी जो बचा 2 करोड़ 30 लाख, यानी कि स्पेशल इनकम को हटा के कितनी इनकम बची, 2 लाख, 2 करोड़ 30 लाख, तो 2 करोड़ से ज्यादा ही है। और 2 करोड़ से ज्यादा है तो इस पे सरचार्जेस लगेगा ज्यादा। सबसे पहले 2 करोड़ वाली 2 करोड़ 30 लाख का टैक्स निकालेंगे तो 67 लाख 12,500 आएगा, क्योंकि नॉर्मल केस से ही निकाल रहे हैं। तो उसके बाद इनकम आ गया 67,12,500, सबका सम किया टैक्स का,
उसके बाद 15% आएगी स्पेशल इनकम, जो 5,65,000 है। इन तीनों का सम करेंगे तो 5,65,000 आएगा। उस पर टैक्स आया 84,750। और 25% लगेगा जो अदर्स इनकम है, क्योंकि वो 2 करोड़ से स्पेशल इनकम हटाने के बाद ज्यादा आ रही है, तो उस पे टैक्स लग जाएगा। उसका सम करेंगे फिर चार्जेस लगा देंगे। बाई चांस अगर ये 2,30,00,000 ना आके 1 करोड़ आती, तो इस पे 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आती, तो इस पे 15% का टैक्स लगता। 1 करोड़ से नीचे आती तो 10% का टैक्स लगता। तो 50 लाख से नीचे आ जाती तो टैक्स सरचार्जेस लगता। सरचार्जेस लगता ही नहीं। लेकिन ये 2 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा हो जाती तो 37% सरचार्जेस लगता। इसी के साथ आज के कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। आगे के कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।